तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, यानी कि एक स्टेट के अंदर किस तरह की इनइक्वालिटी होती है और अलग अलग स्टेट्स में किस तरह की इनइक्वालिटी होती है। इसमें हम चार चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे जिस रिपोर्ट की बात इस एडिटोरियल में की गई है। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो इंटर और इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी है उसके क्या क्या कारण है, दूसरा उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, और लास्ट में वे फॉरवर्ड यानी कि सजेशंस देंगे कि कैसे हम इस डिस्पैरिटी को, इस इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। तो पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो था प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी अलग अलग इंडियन स्टेट्स की परफॉर्मेंस क्या थी 1960 से लेकर 2023 तक। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हर एक स्टेट की जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है टोटल नेशनल इकोनॉमी में, और ये अलग अलग स्टेट की पर कैपिटा इनकम को भी कंपेयर करती है और उसे नेशनल एवरेज से भी कंपेयर करती है, मतलब एक दूसरे से भी कंपेयर करती है और नेशनल एवरेज से भी कंपेयर करती है। तो इस रिपोर्ट से हमें क्या क्या पता चला। पहला ये कि जो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, सदर्न स्टेट्स, उनका परफॉर्मेंस बेटर है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। दूसरा एक और चीज़ पता चला, स्टेट्स में हरियाणा और दिल्ली का परफॉर्मेंस बाकी स्टेट्स के मुकाबले अच्छा है। ये क्यों है ये भी हम भी समझेंगे। इस रिपोर्ट्स ने ये भी बताया है कि जो सदर्न और कोस्टल स्टेट्स है उनकी परफॉर्मेंस 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बहुत अच्छी हो गई है। तो अभी हम ये तीनों कारण समझेंगे कि क्यों वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, क्यों कोस्टल स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स का परफॉर्मेंस 1991 के रिफॉर्म के बाद बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इसका काम क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि ये एक तो ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी के साइज़ को कंपेयर कर सके और दूसरा लोगों के वेलफेयर के बारे में जान सके। अच्छा, इस रिपोर्ट की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? यानी कि कुछ खामियां हैं इस रिपोर्ट की। पहले ये कि जब भी हम किसी एक स्टेट को नेशनल एवरेज से कंपेयर करते हैं तो उस स्टेट का एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चलता है, लेकिन उस स्टेट के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसका पता नहीं चलता। जैसे एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें मुंबई काफ़ी वेल्दी है, लेकिन दूसरी जगह विदर्भा की बात करें जो कि महाराष्ट्र में ही है, उसमें एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो एक ही स्टेट में इस तरह की डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है जो कि इस रिपोर्ट से पता नहीं चलता। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं यानी अलग अलग स्टेट्स के बीच असमानताएं हैं, इसके क्या क्या कारण हैं। पहला हम बात करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस रिफॉर्म के पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गया था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया था। इसके बाद देखा गया कि इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट कंपनीज़ या प्राइवेट प्लेयर्स का शेयर 75% हो गया था और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी तो वो 25% हो गया था। अब दो तरह के स्टेट्स थे, सदर्न स्टेट और वेस्टर्न स्टेट। उन स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, उन स्टेट्स में मार्केट की डिमांड भी बहुत अच्छी थी, तो जितना भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था ये ज़्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में गए। इससे क्या हुआ कि जो पूरर स्टेट्स थे जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, जिनका मार्केट डेवलप नहीं था, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम गया, जिसने उनकी ग्रोथ पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया। इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के नेचर को समझ सके। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए होता है, वो इनइक्वालिटी को कम करने के लिए होता है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम अंडर डेवलप्ड रीजन्स में भी देखते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर मार्केट डिमांड नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो उन एरियाज़ में जाएगा जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा है, जहाँ पर मार्केट की डिमांड ज़्यादा है। तो इस तरह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो उन एरियाज़ में नहीं जाता जिनको इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा रीज़न क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डोमिनेंस।
रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो पूरर स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, इन स्टेट्स में इनफॉर्मल लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा है, या बेसिकली कहें तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का शेयर बहुत ज़्यादा है। इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कारण इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इनइक्वलिटी दोनों ही बढ़ती है। पहले हम इंटर स्टेट वाला केस समझते हैं। जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी उसमें ज़्यादातर ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स थे जो कि रजिस्टर्ड थे। अब ये कॉरपोरेट्स सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, इसलिए ये हाई पेइंग जॉब्स भी देते हैं। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी NEP, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ने इस ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत सपोर्ट किया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था जो कि वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान आया था, उसने इंडिया के जो 4 मेजर सिटीज़ थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन्हें जोड़ दिया था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, उन सब ने अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिस इन सिटीज़ में ज़्यादा लोकेट किया। अब इन सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी यहाँ ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो लोगों का इनकम ज़्यादा होगा। तो बाकी जो स्टेट्स थे उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम गया तो उनका कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ, ग्रोथ कम होगी, इनकम कम होगा। इंट्रा स्टेट की बात करें, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था महाराष्ट्र का, उसमें हमने बात की थी कि विदर्भा में स्लम पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो वहाँ का जो मुंबई का पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज का 1.5 टाइम्स है, यानी 150% है। तो जब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेवलप करती है एक स्टेट में और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर्स, हाईवेज, ये मेन सिटी को रूरल एरियाज़, इंटरलैंड्स, स्मॉल टाउन्स उनसे कनेक्ट कर देती है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एरियाज़ में भी चली जाती हैं, इन इंटरलैंड एरियाज़ में भी चली जाती हैं जो कि जहाँ पर पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे कि स्मॉल आर्टिसंस, लेबरर्स काम कर रहे थे, ये इस इकोनॉमी को, इस लोअर सिटी की इकोनॉमी को सर्व कर रहे थे। तो जब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर इन एरियाज़ के कस्टमर्स को भी पकड़ लेगा तो ये जो लोकल इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, तो फॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा। हालांकि इस चीज़ के होने से कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा होगा, बट जो यहाँ की इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगी, वो सफ़र करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया जिसने दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज़ को एक साथ अच्छे से कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए कि जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो जो टाउन्स होंगे वहाँ पे छोटे गराज होंगे, वर्कशॉप होंगे जो वहाँ के लोकल कस्टमर्स को सर्व करेंगे। अब इस कॉरिडोर के बनने के बाद क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया है तो अच्छी कंपनीज जैसे कि मारुति सुजुकी और भी दूसरी कंपनीज यहाँ पर आएंगी और इन लोकल कस्टमर्स को पकड़ेंगी, इन लोकल कस्टमर्स को सर्व करेंगी। अब इससे क्या होगा कि जो वो छोटे गराज और वर्कशॉप वगैरह थे उनका कस्टमर बेस कम हो जाएगा और उनकी इनकम कम हो जाएगी, या बेसिकली कहे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ कम हो जाएगा। इससे एक ही स्टेट के अंदर इनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत से लोग एम्प्लॉयड होते हैं बट फॉर्मल में बहुत कम होते हैं। बट जैसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर एक शहर में बढ़ता चला जाएगा, एक राज्य में बढ़ता चला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे, उनकी इनकम कम होती जाएगी, तो इनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी। तीसरा कारण है स्किल लेबर का होना। ऑर्गेनाइज सेक्टर को स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो कुछ रिच स्टेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट इन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इससे स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता वो इन रिचर स्टेट्स में ज़्यादा हो जाती है। जो गरीब राज्य होते हैं उनसे माइग्रेट करके लोग इन राज्यों में आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पूरर स्टेट्स हैं उसमें स्किल लेबर पहले से कम था, अब और भी ज़्यादा कम हो जाता है, और जो दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पर माइग्रेशन हुआ है वहाँ पर स्किल लेबर की संख्या बढ़ जाएगी। स्किल लेबर नहीं भी हुआ तो उन्हें बहुत से सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी उन्हें कंट्रीब्यूट करती है। इससे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सदर्न स्टेट का एडवांटेज। जब LPG एरा आया था तो सदर्न स्टेट्स में स्किल्ड लेबर काफ़ी अवेलेबल थे वहाँ पर, तो सदर्न स्टेट्स को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला इस इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वहाँ पर स्किल लेबर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था,
तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग्स। कोई भी इंसान अपने सेविंग को उस जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उसे रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये जो पुअर स्टेट्स के रिच हाउस होल्ड्स थे, उन्होंने अपने सेविंग्स को चैनलाइज किया इन रिचर स्टेट्स में, इन अमीर राज्यों में हुआ। अब जो हाउस होल्ड सेविंग्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का एक मेजर शेयर बनाते हैं। तो वो सेविंग्स जहाँ पर चैनलाइज होंगी उसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट से पूरा साइकिल चलेगा। नेक्स्ट कारण है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हमेशा ये एक्यूज़ करते हैं सेंटर को कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो उनके स्टेट्स में हैं उसके लिए सेंटर टाइम पे फंड नहीं दे रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अलग अलग तरह के डिलेज क्रिएट कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने 2022 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बेंगलुरु सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट। इसके लिए सेंटर ने क्विकली अप्रूव कर दिया और इस प्रोजेक्ट को डबल इंजन, आपने सुना होगा डबल इंजन की सरकार, उस इनिशिएटिव का एक हिस्सा बना दिया। लेकिन दूसरे स्टेट्स की बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल जहाँ पर अपोजिशन रूल कर रही है, वहाँ पर इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा डिलेज देखने को मिल रही हैं, फंड्स जल्दी रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं। तो जो सेम पार्टी स्टेट होती है, सेंटर के साथ होती है, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनका ग्रोथ और इनकम जल्दी ग्रो होगा। द नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल क्रोनिज्म। ये आपने रिसेंटली अडानी स्कैम वगैरह में सुना होगा। ये केस है पॉलिटिकल फेवरेटिज्म का। बेसिकली जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को या पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा फेवर करते हैं। यहाँ बेसिकली रिच कैपिटलिस्ट की बात कर रही है, उनके जो कनेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस, उससे वो कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस सरकार से लॉबी करके अलग अलग मेथड से लाते हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो। अब इस तरह के डिसीजंस जब आते हैं तो ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, यानी सपोज कीजिए कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है या एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो पर्टिकुलरली श्योर नहीं हो पाएगा कि किस तरह की पॉलिसी डिसीजंस इस इकोनॉमी में आ सकते हैं। तो ये एक अनसर्टेनिटी का क्लाइमेट जो बनता है, उससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ये ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये उन पुअर स्टेट्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। दूसरा है बैड गवर्नेंस। जो पुअर स्टेट्स होती हैं उसमें ये भी देखा गया है कि वहाँ पर बैड गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, करप्शन बहुत हाई है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हाई हैं, रेट टेपिज्म है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स में उन लोगों ने बहुत काम किया है। ज़्यादातर उनके जो पॉलिसी मेजर्स होते हैं वो पॉपुलिस्ट पॉलिसी मेजर्स होते हैं। बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स ज़्यादा है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स बहुत कम है। अब जब ये सारी चीज़ें कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ कम हो जाएगा। एक और चीज़ है कि वहाँ पर क्योंकि एजुकेशन कम है तो लोग अपने राइट्स, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके बारे में कम अवेयर होते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज पॉलिटिशियंस से उनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स बिल्कुल एब्सेंट होती है। वहाँ के लोग RTI फाइल नहीं करते। लेकिन अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो वहाँ के लोग अपने राइट्स से वाकिफ़ हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ फ्रीक्वेंटली या फिर लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। उन्हें ई गवर्नेंस का अच्छा नॉलेज है, वो ज़्यादातर डिजिटल सिटीजन्स हैं। और अगर उनकी डिसीजंस या उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, लॉबी करते हैं। ये सारी चीज़ें इन छोटे स्टेट्स में ऑलमोस्ट एब्सेंट है। द सेकेंड इज़ ब्लैक इकोनॉमी। जब भी गवर्नमेंट वीक होगी, जब भी गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म यानी किसी भी कानून को लागू करने का मैकेनिज़्म अगर वीक होगा तो ब्लैक इकोनॉमी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। करप्शन होगा, बैड गवर्नेंस होगी, तो ब्लैक इकोनॉमी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। जब ब्लैक इकोनॉमी डेफिनेटली ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट वहाँ अपने आप कम हो जाएगा। और ब्लैक इकोनॉमी से ये भी है कि गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स नहीं मिलेगा, तो रिसोर्सेज नहीं होंगे जिससे कि वो वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च कर पाए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट दोनों को इम्पैक्ट करेगा। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल कारण है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और केरला है। इनमें लेफ़्ट मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिला है। कभी कभी उनके राइट्स, उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया तो मिलिटेंसी, लेबर मिलिटेंसी बढ़ गई।
जब लेबर मिलिटेंसी बढ़ जाएगी, लेबर राइट्स के मूवमेंट ज़्यादा होंगे, लेबर स्ट्राइक ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। दूसरा है बॉर्डर स्टेट्स। बॉर्डर स्टेट्स में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो एक्सट्रीमिज़म ज़्यादा है, मिलिटेंसी का प्रॉब्लम है। दूसरे जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ बॉर्डर टेंशन चलते रहते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ये दोनों का ही प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट हमें कोस्टल रीजन्स में देखने को ज़्यादा मिला है, क्योंकि जब कोस्टल रीजन्स में कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होगा तो वहाँ से इंपोर्ट करना आसान होगा, चीप इंपोर्ट्स मिल जाएंगे, और एक्सपोर्ट करना आसान होगा तो एक्सटर्नल मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। तो वहाँ पर चीप इंपोर्ट और एक्सेस टू एक्सटर्नल मार्केट, ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोस्टल रीजन्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो इंटर और इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी है उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला है फैक्टरल टेंशंस। हम जानते हैं कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बैठती है, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक क्राइटेरिया बनाती है कि कैसे जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस है उसको डिवॉल्व करना है अमॉन्ग द सेंटर एंड द स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट्स। तो उस क्राइटेरिया में एक इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया होता है। बेसिकली जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम बहुत कम होगा नेशनल एवरेज से, उससे ज़्यादा डिवॉल्व किया जाएगा फंड्स। तो जो रिच स्टेट्स हैं उन्होंने हमेशा आर्गू किया है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स पुल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जब वो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस को डिवॉल्व किया जाता है तो हमें उसका उतना शेयर नहीं मिलता। तो इससे इंटर स्टेट यानी अलग अलग राज्यों के बीच टेंशन्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। और भी कुछ इम्प्लीकेशंस है जो कि एडिटोरियल में नहीं बताए गए। दूसरा है, जब इंटर स्टेट डिस्पैरिटी होगा, अलग अलग स्टेट में डिस्पैरिटी होगा, तो जो स्टेट्स बैकवर्ड हैं वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे नेशनल इकोनॉमी को। इससे नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। दूसरा है, हम जानते हैं कि जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं उसे टायर 1 सिटीज़ में माइग्रेशन होता है। इस माइग्रेशन के कारण शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों के रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अर्बन पुअर, प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स, लैक ऑफ सैनिटेशन, प्रिवेलेंस ऑफ क्राइम, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। दूसरा, सोशल अनरेस्ट। एक स्टेट अगर बहुत दिनों तक पुअर रहे तो वहाँ के लोगों को फ्रस्ट्रेशंस ज़्यादा हो जाएगी, सोशल टेंशन्स बढ़ जाएंगी, और इवन क्राइम्स भी बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो वहाँ पर नक्सलिज्म के बढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे फैक्टर्स बहुत कम है। तीसरा है विशियस साइकिल। जब भी किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट कम होगी तो वहाँ का इनकम कम होगा, वहाँ का इनकम कम होगा, सेविंग्स कम होंगी, अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। वहाँ के लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो इससे उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी उनकी कम होगी, इनकम अपने आप कम होगा, और ये पूरा साइकिल पर चलता रहेगा। दूसरा है स्किल लेबर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने इसकी बात की थी कि छोटे शहर से बड़े शहरों में लोग जाते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं, तो जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब माइग्रेट करते हैं, तो एक तरह का इंटर स्टेट ब्रेन ड्रेन होता है। अब जब माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो पुअर स्टेट है वो और भी ज़्यादा पुअर होते चले जाएंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस स्टेट में क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल कम हो जाएगी। बट द लास्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, लास्ट नहीं है, सोशल कोहेजन, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? अपने नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट पड़ा होगा। नॉर्थ कम डेवलप्ड है, साउथ ज़्यादा डेवलप्ड है। तो बेसिकली यही है कि वो, ये आप कह सकते हैं जो पुराना हमने इससे पहले जो पॉइंट डिस्कस किया उसका एक इम्प्लीकेशन है कि उन्हें एक्सक्लूजन का फीलिंग ज़्यादा होगा। हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो उस इंक्लूसिव ग्रोथ का वो हिस्सा नहीं होंगे। उस हिस्सा नहीं होने के कारण वो अपने आप को अलग महसूस करेंगे। इससे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ती हैं, रीजनलिज्म बढ़ता है। नेक्स्ट लास्ट इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल पॉलिसीज़। आपने 2 तरह के स्कीम सुने होंगे, इसमें एक तरह का होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो उस तरह के जो स्कीम्स होते हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, इन मिशंस, इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एडिक्वेट रिसोर्सेज चाहिए, एडिक्वेट स्टाफ चाहिए, पर्सनल चाहिए,
अब पुअर स्टेट्स में इन सब की कमी होती है, तो ये सारे पॉलिसीज़ स्कीम्स ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, जिससे वो डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं आ पाते जो कि पॉलिसी और मिशंस में एनविसाज किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सुझाव क्या होगा? सबसे पहला ये है कि हमें गवर्नेंस को ठीक करना होगा। जो कि पोलर स्टेट्स हैं उनमें हमने बात की करप्शन ज़्यादा है, ब्लैक मनी ज़्यादा है, वहाँ के जो इनफैक्ट ज़्यादातर स्पॉइल सिस्टम चलता है वहाँ पर, यानी कि पॉलिटिकल मास्टर से जितनी प्रॉक्सिमिटी, जितने आसपास आप हैं, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म ज़्यादा चलता है, तो आपको ज़्यादा पोजीशंस मिल जाएंगे, अच्छे पोजीशंस। तो सबसे पहले है कि हमें गवर्नेंस पर काम करना होगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स करने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सके। पब्लिक स्पेंडिंग सोशल सेक्टर्स पर बढ़ानी होगी, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर बढ़ानी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और प्रोडक्टिव लेबर हम प्रोड्यूस कर सके। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये एक बहुत लार्ज सेक्टर है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो इसमें बहुत से लोग एम्प्लॉयड हैं, तो हम इसे जस्ट इग्नोर नहीं कर सकते। इनफॉर्मल बिजनेसेस को हमें सपोर्ट करना होगा थ्रू माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे लोगों से देना, और बिजनेस ट्रेनिंग, ताकि वो कम्पीट कर सके दूसरे लोगों से, दूसरे इंटरप्राइजेस से। जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इन द सोर्स डिमांड बढ़ेगा, तो इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। एंड द लास्ट, हमें अपने अप्रोच को बदलना होगा। हमने अभी तक टॉप डाउन अप्रोच की बात की थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी। उस ट्रिकल डाउन थ्योरी का असर हम जानते पूरी तरह से हुआ नहीं, तो बॉटम अप अप्रोच अपनाना होगा। बॉटम अप अप्रोच का बेसिकली मतलब है कि जो ये अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना होगा, स्पेशली सेंटर को, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट हो और नेशन की यूनिटी स्ट्रेंथन हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।